मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का बच्चों को उत्पीड़न न करें, ये सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अतीक अहमद एंड फैमिली का पूरा हिसाब होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखा दिया? अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज की सीमा पर यह काफिला दाखिल हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट, कल कोर्ट में पेशी होने वाली है अतीक अहमद की। टाइम्स नाउ भारत पर नॉन स्टॉप कवरेज लगातार आप जारी है। साबरमती जेल से प्रयागराज तक के पूरे सफर की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान अतीक अहमद जब भी कैमरे पर दिखा पूरी तरीके से डरा और सहमा नजर आया। सफर में कई जगहों पर अतीक मीडिया के कैमरों के सामने गिड़गिड़ाता भी नजर आया। आज अतीक उमेश पाल कांड में खुद को निर्दोष बता रहा है। अतीक ने कहा कि उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। अतीक से पूछा गया कि योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अतीक ने कहा कि मिट्टी में तो मिला दिया, अब रगड़ रहे हैं। सुनिए। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया, वहां जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। आप सोचिए, जिस अतीक अहमद की एक वक्त तूती बोला करती थी, प्रशासन सरकार की शय हासिल थी, गुनाहों की लंबी फहरिस्त के बाद कानून की पहुंच से वो दूर था, आज वो गिड़गिड़ा रहा है। आज वो कैदी बनकर प्रयागराज पुलिस के साथ प्रिजन वैन में बैठकर प्रयागराज पहुंचने वाला है। अतीक अहमद योगी सरकार से गुहार लगा रहा है। अतीक बोल रहा है कि उसके परिवार को परेशान नहीं किया जाए, महिलाओं का उत्पीड़न ना हो। वही परिवार जिसका हर सदस्य अतीक के गुनाह में साझेदार है। कैसे, ये पूरी जानकारी हम आपको आगे देंगे। ये वही अतीक अहमद है जिसने बंदूक के दम पर न जाने कितने परिवार तबाह कर दिए, न जाने कितने परिवारों के चिराग बुझा दिए, लेकिन आज माफिया मिट्टी में मिल रहा है तो उसे अपना परिवार याद आ रहा है। अतीक, अपने परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का बच्चों को उत्पीड़न न करें। क्या आपको डर है कि असुरक्षित है आपके परिजन? ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये माफिया राज का अंत है। आपका क्या कहना है? माफिया राज का अंत है। अतीक अहमद को आपने सुना। अतीक अहमद को अपने परिवार की चिंता सता रही है, लेकिन माफिया अतीक के पूरे परिवार की क्राइम कुंडली आपको समझाना बेहद जरूरी है। और ये पूरी क्राइम कुंडली क्या है वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं, क्योंकि इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अतीक एंड फैमिली की पूरी क्राइम कुंडली। अतीक अहमद जिस पर 100 केस है, एक में उम्र कैद हो चुकी है, एक में प्रयागराज में पेशी होने वाली है। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता को देखिए, 3 केस इस पर दर्ज है, फरार है, कानून की दहलीज तक पहुंच रही है। अशरफ भाई बरेली जेल में बंद, 52 केस है। बरेली जेल से इसको भी प्रयागराज लेकर प्रयागराज की पुलिस पहुंच रही है, वो भी रास्ते में है। जैनब भाभी जो कि अशरफ की पत्नी है, साजिश में शामिल है। और अब तक जैनबी इकलौती ऐसी शख्स थी पूरे अतीक के खानदान में जिस पर पुष्ट तौर पर आरोप नहीं लग रहे थे, लेकिन उसका भी खाता खुल चुका है। पूरी फैमिली ट्री आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से, किस तरीके से अतीक एंड फैमिली गुनाहों की दलदल में फंसी हुई है और इसे बचाने की गुहार अतीक लगा रहा है। आयशा नूरी अतीक के बहन फरार है और जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम था वो आयशा नूरी के ही घर पर जाकर रुका हुआ था। अब आयशा नूरी ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी है कि वो सरेंडर करना चाहती है। आयशा नूरी के पति को पहले ही पुलिस पकड़ चुकी है। जिस उमेश पाल मर्डर केस को लेकर अतीक से पूछताछ होनी है, उस हत्याकांड में भी माफिया अतीक का पूरे कुनबे पर साजिश रचने का आरोप है और ये आरोप भी हम सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। अतीक अहमद जेल से साजिश रचने का आरोप है। उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटआउट हुआ, बीबी शाइस्ता
फंडिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट इसने शूटर्स को मदद मुहैया करवाई, ये आरोप है। बेटा असद शूटआउट में शामिल था। सोचिए कौन ऐसा होगा जो अपने बेटे को गुनाह की दलदल में उतार दे, लेकिन अतीक ने यह काम किया और अतीक का सपना था कि उसका बेटा उसके साम्राज्य को संभालेगा। उसके नाबालिग बेटों पर सिम मुहैया कराने का आरोप है। बेटा जो अली है जेल से साजिश रचने का आरोप है, नैनी जेल में यह बंद है। अशरफ जेल से साजिश रचने का आरोप है, बरेली जेल में यह बंद है। फिलहाल प्रयागराज के रास्ते में है, प्रयागराज की पुलिस इसे लेकर पहुंच रही है। भाभी जैनब साजिश में शामिल हुई है, यह भी जो कि अशरफ की पत्नी है। बहन आयशा नूरी शूटर्स को भगाने में मदद की और उमेश पाल शूटआउट केस के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम जिसकी तस्वीर सामने आई थी वो आयशा नूरी के घर पर जाकर रुका था। भांजी उंजिला शूटर्स की इसने मदद की है, भांजी की भी तलाश पुलिस कर रही है। इसके अलावा एक बेटी है अतीक की जिसका नाम आयशा है, इसने भी शूटर्स को मदद पहुंचाई है। तो ये किस तरीके से उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक का पूरा कुनबा शामिल है ये हमने आपको बताया। उमेश पाल का परिवार फांसी की मांग कर रहा है इस केस में, तभी उमेश पाल के परिजनों को न्याय मिलेगा, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि इंसाफ तब पूरा होगा जब सारे आरोपियों को मौत की सजा मिलेगी। नहीं, वो सहानुभूति बटोर रहा है। सहानुभूति इसलिए बटोर रहा है क्योंकि मिट्टी में सरकार ने मिलाई जरूर है, लेकिन ये मिट्टी में मिलना नहीं हुआ। मिट्टी में मिलना मतलब होता है कि जिस तरह से मेरे आदमी की हत्या कराई है इस तरह की इनको भी इनकाउंटर हो, इनको भी फांसी की सजा दिलाई जाए। जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही हेर रही है उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को तीन को मार के गए हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे तब तक क्या पूर्ति हुई है, कोई पूर्ति नहीं। तो उमेश पाल की पत्नी और मां किस तरीके से दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे हैं आपने सुना। समाजवादी पार्टी कानून के हिसाब से सजा की बात कर रही है, लेकिन माफियाओं पर योगी सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रही है। सुनिए। देखिए, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए हर अपराधी के ऊपर। कानून से अलग हटके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अदालतों को बाईपास करके सजाएं देने का काम जो सरकार कर रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। यह होने होता है कि एक ही पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई। हाँ, यकीनी तौर पे विरोधियों के खिलाफ भी बुलडोजर क्यों चल रहा है? माफिया तो बहुत है यहाँ पर, वो भी तो काम कर रहे हैं। और कोई माफिया अगर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाता है तो धुल के साफ निकल जाता है, फिर तो वो बड़ा पाक साफ हो जाता है। उसको भी देखिए। एसटी हसन साहब को आपने सुना। अब मैं वो बड़े सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल तो पहला यही है जो अतीक ने भी कहा कि मिट्टी में माफिया, बाबा ने रगड़ डाला क्या? अतीक की निकली अकड़, अब मुश्किल है आगे की डगर, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि परिवार के लिए भी। योगी का अटैक जो है वो सटीक है और इसीलिए अतीक थर-थर कांप रहा है। सवाल यह भी कि अतीक गिड़गिड़ाया, क्या उससे मौत का डर सता रहा है? और सवाल सबसे बड़ा ये कि डॉन फैमिली का क्या फुल एंड फाइनल हिसाब होने वाला है, इसीलिए अतीक अब परिवार की बात कर रहा है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आसिफ सोहेल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका स्वागत है। लेकिन रोज की तरह एक सवाल देश का मूड जानने के लिए, और सवाल यह कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। क्या योगी सरकार का यह कदम सूबे के लिए अच्छा है और यह एक बड़ा संदेश है? आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर इस सवाल का जवाब दीजिए, इस पोल में हिस्सा लीजिए और आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे और उस पर हम चर्चा भी करेंगे। अब चलिए मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मेहमानों के पास जाऊं, अपने उन रिपोर्टर्स के पास जरूर जाऊंगा जो कि लगातार इस काफिले के साथ है, यूपी पुलिस के काफिले के साथ, प्रयागराज पुलिस के काफिले के साथ, जो हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। विनोद हमारे साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आशुतोष प्रयागराज से है और साथ ही श्वेता भट्टाचार्य हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि प्रयागराज पुलिस के काफिले के साथ है। श्वेता, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, किस एग्जैक्ट लोकेशन पर इस वक्त आप हैं? जानकारी यह है कि प्रयागराज की सीमा में दाखिल हो चुके हैं।
बिल्कुल प्रयागराज की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से 49-50 मिनट का वक्त बता रहा है जब हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि 12 थाना की पुलिस जो है, लोकल पुलिस, अब वो इस कॉन्वॉय के साथ हो चली है। तो अब मुश्किल से 50 मिनट का वक्त जब प्रयागराज हम पहुंच जाएंगे। और राकेश, जो तमाम सवाल आप उठा रहे, जाहिर सी बात है आज वो सवाल सबके जहन में होंगे। देखिए किस तरीके से माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, ये बात खुद माफिया अतीक अहमद कबूल कर रहा है। न सिर्फ मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है, उसे रगड़ा जा रहा है, ये बात भी कबूल कर रहा है। अब प्रयागराज जब हम पहुंचेंगे तो सोचिए वही प्रयागराज जहां से वो अपने आतंक का साम्राज्य जो है वो चलाता था, दहशत का माहौल कायम रखता था, आज वही प्रयागराज जाने से उसे डर लगता है। तो ये चेंजेस जो है वो देखने को मिले। और जाहिर सी बात है जब देश में किसी इस तरह की कार्रवाई होती है किसी एक माफिया के ऊपर, तो उत्तर प्रदेश से ही ये मैसेज अन्य राज्यों को भी जाएगा कि किस तरीके से आप देखिए, अगर आप वहां माफियाओं के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करते हैं तो कोई भी माफिया हो, कोई भी डॉन हो, कानून के ऊपर नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज यही प्रयागराज, जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी, जब इसे साबरमती जेल निश्चित तौर पर ये संदेश बढ़ा जा रहा है। और जिस तरीके से आपने हर एक तस्वीर दिखाई है, किस तरीके से ये यूपी पुलिस का काफिला आगे बढ़ रहा है, अतीक अहमद को कैदी के तौर पर ले जा रहा है, क्योंकि अब वो सजा याफ्ता मुजरिम है। विनोद, क्या कुछ भाव भंगिमा बदली हुई नजर आई? अब अतीक परिवार की बात कर रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो परिवार जिसका हर सदस्य उसके गुनाह में साझेदार है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है अतीक का काफिला जो है वो प्रयागराज में पहुंचने वाला है। महज 20 किलोमीटर की दूरी जो है और बची हुई है जब ये प्रयागराज पहुंचेगा अतीक। एक बड़ी फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप कह सकते हैं कि जैसे ही काफिला जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से नीचे उतरा, तब उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि जहां से भी ये गुजर रहा कॉन्वॉय, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, बाकायदा अपने मोबाइल के कैमरों में उसे कैद कर रहे हैं। और जब ये चित्रकूट के एक कोतवाली में, मऊ कोतवाली में जब इसका काफिला रुका था, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे उसे देखने के लिए। और जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब खौफ अतीक का नहीं है, अब हम सरकार का खौफ अतीक के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। और ये लग भी रहा, जब भी अतीक से बात हो रही है, जब भी ये ऐसे 3 मौके आए जब अतीक गाड़ी से उतरा, अब उससे हम लोग देख पाए उसका चेहरा बहुत डल सा था, गिरा हुआ चेहरा है, मुरझाया हुआ चेहरा है। जो एक अतीक के चेहरे पे पहले ताव दिखता था, जिस तरह का रुतबा दिखता था, वो खत्म हो चुका। उसे लग रहा है कि अब उसके गुनाहों का हिसाब होगा। और विनोद, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, लोगों की भीड़ जुट रही है। पहले लोग अतीक के खौफ से सड़क के किनारे हट जाते थे, कोई गाड़ी अतीक के काफिले को ओवरटेक नहीं कर पाती थी, ये अतीक का खौफ था। लेकिन कानून के सामने घुटनों के बल इस वक्त अतीक अहमद है, माफिया, अपराधी, सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर। एक क्विक अपडेट आशुतोष में आपसे, उसके बाद मैं मेहमानों का रुख करूंगा और डिबेट की शुरुआत करूंगा। आशुतोष, अभी 1 घंटे का वक्त लगेगा, मुझे लगता है 6 बजे पहुंच जाएंगे। आगे क्या अपडेट है? सीधे नैनी जेल या आगे प्रयागराज में क्या कार्रवाई? देखिए, अभी फिलहाल जो सूरत हाल ये बन रहा है कि उसे आज शायद ही कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन अब इसके बाद जो होगा उसे प्रयागराज के इसी नैनी जेल में रखा जाएगा। और आप देखिए कि यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ने लगी है। जो पुलिस की है उसकी जो बंदोबस्त है वो पुख्ता कर लिया गया है, चाक चौबंद कर लिया गया है। इसके साथ ही जो डीआईजी जेल थे उन्होंने इस जेल की बैरक की तलाशी ली थी, और साथ ही जिस बैरक में उसे रखा जाएगा वहां की भी जो छानबीन है, तलाशी ली गई थी। और साथ ही जो सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए थे उसको एक बार से चेक किया गया है। तो कहा यह जा रहा है कि आज की जो रात है वो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की जो रात है वो इसी जेल में गुजरेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी जेल में अतीक अहमद का जो दूसरा बेटा है अली, वो भी इसी जेल में बंद है। तो आज बाप, बेटे और चाचा तीनों की रात इसी जेल में गुजरेगी। और इसके बाद कल सुबह लगभग 11 बजे के आसपास अशरफ और अतीक को यहां से सीधे सीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस कस्टडी जो रिमांड की मांग की करेगी। और कहा यह जा रहा है कि 7 से 14 दिनों की जो रिमांड है वो पुलिस उसकी मांग करेगी। और इसके लिए बाकायदे जो 200 सवालों की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, वो पुलिस ने तैयार कर ली है। और लगभग 3
3 शिफ्ट में बताया यह जा रहा है कि उससे पूछताछ की जाएगी। जो 3 टीमें हैं क्राइम ब्रांच की, वो लगातार उससे सवाल जवाब करेंगी। इसके साथ ही उसे अतीक अहमद को उन जगहों पे ले जाया जाएगा जहां पर संभावित लगता है कि पुलिस को लगता है कि वहां पर कुछ और बरामदगी हो सकती है। मतलब जैसे जहां अतीक अहमद का जो दफ्तर था। ठीक है आशुतोष, आगे की कार्रवाई क्या पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, इंटरोगेशन कैसे करेगी अतीक अहमद का, रिमांड मिल जाती है, उसके बाद मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। और स्क्रीन पर मैं वो ग्राफिक्स भी चलाता हूं जिन सवालों का जिक्र आशुतोष कर रहे थे कि कौन कौन से सवाल तैयार हैं प्रयागराज पुलिस के पास जो अतीक अहमद से पूछे जाने हैं। चलिए मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। हमारे सारे रिपोर्टर हमारे साथ बने रहेंगे। जैसे कोई अपडेट आपके पास आता है आप हैंड वेव करेंगे, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा डिबेट रोककर बीच में। अतुल सक्सेना जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। अतीक अहमद माफिया सजा याफ्ता मुजरिम बन चुका है। उसने कहा मिट्टी में तो मिला ही दिया, अब रगड़ा जा रहा है। तो सरकार रगड़ रही है तो अच्छी बात है ना, तारीफ करेंगे आप? नहीं राकेश जी, ये तो तारीफ का विषय है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, दूसरा रगड़ा जा रहा है, सब ठीक है। परंतु मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो योगी जी मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं तो ब्रजेश सिंह की बात कब करेंगे, धनंजय सिंह की कब करेंगे, स्वामी चिन्मयानंद की कब करेंगे, ब्रजभूषण सिंह की कब करेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर की कब करेंगे? आप ये बताइए, इन लोगों को क्या अपराधी नहीं मानते हमारे योगी जी? नहीं मानते हैं या उन्हें अपराधी कहने में डरते हैं? यहाँ प्रश्न ये है। या इन अपराधियों के घर पे कब बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा, यहाँ प्रश्न ये है। तो योगी जी को समझना चाहिए राकेश जी, आज एडीआर का जो डाटा कहता है जो मौजूदा सरकार चल रही है उसमें से 111 विधायिका जो है उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिनमें से 95 के ऊपर तो गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। तो उनके घर बुलडोजर कब चलने का काम करेगा? वो अपने आप को कब महसूस करेंगे कि उनको रगड़ा जा रहा है या उन्हें सरकार इसी तरीके से संरक्षण देने का काम करती है? नहीं अतुल भाई सुनिए सर, आपने 1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला। आपने जितने नाम गिनाए, सुनिए अतुल भाई सुनिए, आपने जितने नाम गिनाए उन सभी नामों पर जवाब देने के लिए राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है। वो आपका प्रश्न था सर, मेरा प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न था अतीक अहमद को लेकर और उस प्रश्न का जवाब देने की बजाय आपने उसमें किंतु परंतु जोड़कर 10 नाम गिना दिए। क्या इसलिए नाम गिना दिए क्योंकि ये अतीक अहमद 21 साल तक आपकी पार्टी में रहा, आपने उसे विधायक बनाया, आपने उसे देश की संसद में पहुंचाया? क्या इसलिए अतीक अहमद पर जब सवाल होता है तो आप 10 नाम गिनाते हैं कि जिस तरीके से अपने अपराधियों ने संरक्षण देने का काम कराया जा रहा है? और दूसरा, अतीक अहमद की आप बात कर रहे हो, भाजपा के मंत्री है नंदी गोपाल, वो 5 करोड़ रुपए लेने की बात करता है। उस बात का क्या हुआ? 21 साल तक नहीं सामने आती है बात। अतुल जी क्या अतीक अहमद 21 साल तक समाजवादी पार्टी में नहीं रहा? हाँ या ना? देखिए मेरी बात सुनिए सर, हाँ या ना? किस पार्टी में रहा? वो ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी में रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे ना आप, ना तो बीएसपी की बात करेंगे ना बीजेपी की बात करेंगे। अरे सुनिए भाई, अतीक के संबंध आज की वर्तमान सरकार में मंत्री नंदी गोपाल के साथ है कि नहीं है? 5 करोड़ रुपए मैं आपसे पूछ रहा हूं 21 साल तक समाजवादी पार्टी में रहा कि नहीं? आपने उसे 5 बार विधायक बनाया कि नहीं? आपने उसे उस फूलपुर से भाजपा के सांसद का टिकट दिया या नहीं जहां से जवाहरलाल नेहरू जीतकर देश की संसद में पहुंचे थे? हाँ या ना? राकेश जी, चलिए हमने तो जो करा उसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? दल में रहा ये बात आज की नहीं है। बात ये है आपने जो किया उसको छोड़ दिया जाए। हम बात करें सिर्फ बीएसपी की, हम बात करें बीजेपी की, आपने जो किया उसको छोड़ दिया जाए। अतीक अहमद को अतीक अहमद किसने बनाया, किसने समर्थन दिया? और कोई भी चीज होती है आप सारा ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ देते हैं। नहीं, ठीकरा नहीं फोड़ रहे सर, बिल्कुल ठीकरा नहीं फोड़ रहे अतुल जी। हम सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अतीक अहमद को किसने अतीक अहमद बनाया, अतीक अहमद के साथ किसकी सहानुभूति है? मैं सिर्फ इस पर सवाल खड़े कर रहा हूं। सुचारू और दुरुस्त होती कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तो उमेश पाल का हत्याकांड कैसे हुआ? तो 2005 में राजू पाल का हत्याकांड कैसे हो गया? सवाल है मेरे आपसे। 2005 में राजू पाल का हत्याकांड कैसे हो गया? और अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार रहते अगर ढंग से पैरवी की होती अतीक अहमद के केस की, अगर उसे समर्थन नहीं दिया होता तो अतीक अहमद सजा याफ्ता बहुत पहले हो चुका होता और उमेश पाल नहीं मारे जाते। मेरे आपसे जो है उमेश पाल नहीं मारे जाते। ठीक है, मैं आता हूं। राकेश त्रिपाठी जी इनसे कुछ पूछिए अतीक अहमद, ये दूसरे नेताओं का नाम गिनाएंगे सर, उन पर जवाब दे दीजिए। राकेश, मुझे लगता है कि अतुल सक्सेना जिस तरह के उत्तर के गढ़ने का काम कर रहे हैं, इनका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता देती रही है और आने वाले चुनाव में भी। लेकिन आपने मिट्टी की बात की है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी वास्तविकता में देखा जाए तो उपजाऊ दृष्टि से बहुत अच्छी रही।
गंगा यमुना का क्षेत्र है और गंगा यमुना की सहायक नदियां सरयू हो, राप्ती हो, आमी हो, गोमती हो, कई सारी नदियों के कारण उत्तर प्रदेश की भूमि बहुत उपजाऊ रही, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश बदहाल रहा। उसका कारण यह था कि उत्तर प्रदेश में फसल उपजाने की बजाय ये माफिया हुआ करती थी और इसी वजह से ये माफिया फला फूला करती थी और 44 साल तक कोई माफिया बादशाह जराइम की दुनिया का बनता है क्योंकि उसको राजनीति का, सत्ता का संरक्षण मिलता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर के संरक्षण देती हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के निवासियों को बहुत सुकून महसूस हो रहा है। जब राकेश जी आपके चैनल पर ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं ना, ये जाली नुमा ट्रक में बैठ करके जब अतीक अहमद कह रहा है कि हम मिट्टी में मिला दिए गए हैं, अब हमको रगड़ा जा रहा है, सच मानिए आज उन परिवारों को बहुत सुकून महसूस हो रहा है जिनके परिवारों को अतीक अहमद के आतंक ने तबाह कर दिया। ठीक है, आज वो इलाहाबाद के, प्रयागराज के उन व्यापारियों से पूछे जा करके जिनको रंगदारी देनी पड़ती थी, जिनके शोरूमों में, दुकानों में जाकर के आतंक मचाने का काम करते थे, उनके हृदय से जाकर पूछिए कि वो कितना सुकून महसूस कर रहे हैं। हाँ, परेशानी अतुल सक्सेना जैसे लोगों को हो रही है, जिनकी दुकानें चलिया करती थी, जिनका हिस्सा तय हुआ करता था, अतीक अहमद की कमाई में से कुछ न कुछ हिस्सा मिला करता था, उनको परेशानी हो रही है और इसीलिए तरह तरह के अपने व्यर्थ विलाप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अतुल सक्सेना, आपका दर्द भी बढ़ेगा, आपका विलाप भी बढ़ेगा, लेकिन सरकार की कार्रवाई रुकेगी नहीं। माफिया पर मिट्टी में मिलाने। ठीक है राकेश जी, मैं बाकी मेहमानों से भी एक एक टिप्पणी ले लूं और उसके बाद ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। हम नॉन स्टॉप इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट अतुल जी, आप बात रखिएगा। सतीश प्रकाश जी, बीएसपी ने शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया, पार्टी से निकाला क्या? नहीं, आप एक बात बताइए, देखिए जिस तरह की आप चर्चा पिछले 1 महीने से कर रहे हैं, उमेश पाल, आपने जो वीडियो दिखाया है, उमेश पाल जी की मां ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वो सरकार से नाराज है, पुलिस से नाराज है। आज इतने दिन बाद भी अगर हत्या होने के बावजूद पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है और जिनको आप ये गिड़गिड़ाना, ये थर-थर कांपना, ये न्यायालय में कोई साक्ष्य नहीं माने जाते। ये मीडिया के अंदर सनसनी फैलाने के काम तो आ सकते हैं। दूसरी बात, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर इनके परिवार ने 5 करोड़ रुपए बीजेपी के जो विधायक हैं प्रयागराज से आते हैं। सतीश प्रकाश जी, सर सुनिए ना, मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए सर, प्लीज आप लोग मत सिखाया करिए। ये बात मैं सभी गेस्ट को कहता हूं सर, बिल्कुल मत सिखाया करिए कि मैं क्या सवाल पूछूं और क्या सवाल नहीं पूछूं। मैंने आपसे सवाल पूछा, शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया, पार्टी से निकाला क्या? आप उसका जवाब देने की बजाय उमेश पाल के परिवार ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, आप सब तर्क करेंगे सर, जवाब नहीं देंगे। नहीं, आप सुनिए ना, आप बीजेपी से भी ये सवाल पूछिए। नहीं, मत सिखाइए सर, मुझे किससे क्या सवाल पूछना है, मैं आपसे क्या सवाल पूछूंगा ये मैं तय करूंगा सर। सुनिए, आप सुनिए ना, सुनिए, आप पत्रकार हैं तो पत्रकार की गरिमा में रहिए। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी गरिमा में हूं सर। आप नेतागिरी कर रहे हैं तो नेता की गरिमा में रहिए, बिल्कुल मुझे पत्रकारिता की गरिमा मत सिखाइए। मेरी बात को सुनिए, आप सुनिए मेरी बात को। आपको बीजेपी से सवाल पूछना चाहिए कि मालेगांव की आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने वाली एक महिला जिसका नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सुनिए, बीजेपी ने, बीएसपी ने टिकट भी काट दिया है। साध्वी को अरे पार्टी से निकाल दिया, पार्टी में क्यों रखा? वो शाइस्ता परवीन जिसने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाया उमेश पाल के शूटर्स को, आप उससे पार्टी में रखे हुए हैं और आप हमें पत्रकारिता सिखा रहे हैं। ठीक है रिजवान भाई सवाल क्या पूछना है ये सतीश प्रकाश सिखाएंगे। दो माफियाओं के ऊपर चर्चा। शाइस्ता परवीन का टिकट काटा, पार्टी में रखा, इसका जवाब नहीं देंगे। माफिया थर थर कांप रहा है, ये बता रहे हैं दर्शकों को, तो इन्हें दिक्कत है। रिजवान भाई रुक जाइए, सतीश प्रकाश रुक जाइए, सतीश प्रकाश रुक जाइए, रिजवान जी अरे रुक जाइए सर, मत सवाल सिखाइए प्लीज। रिजवान जी जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, बिल्कुल सही कहा किसी भाई ने कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई माफिया, कोई अपराधी जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के कुर्ते में 2 छेद हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुर्ता बिल्कुल छन्नी बन गया है। तो मैं मानता हूं कि भाजपा से भी अपराधी किस्म के लोग, नेता, एमएलए जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो इतने कम हैं कि उस कुर्ते को रफू किया जा सकता है। लेकिन और पार्टी, स्पेशली समाजवादी पार्टी का जो हाल है वो वाकई इनका कुर्ता छन्नी हो गया है, जिसको आप रफू तक नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जितनी भी बातें हैं राकेश भाई, बतौर अधिवक्ता बता रहा हूं, जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन होता है, ये लोग सीजन्ड क्रिमिनल हैं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में पैरेलल गवर्नमेंट चलाई है। हां, आज मौके पर ये मिट्टी में मिले नजर आ रहे हैं,
लेकिन एक सरकार जाने दीजिए, 7 दिन के अंदर चेहरा चिकना और तीनों पाल व्हाइट कुर्ता, कलफ लगा हुआ, स्टार्च लगा हुआ, ये उत्तर प्रदेश की सड़कों पे घूमते नजर आएंगे। ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। आप एक चीज मिस कर रहे हैं। 18 साल से एक अपराधी शूटर भागा हुआ था, 18 साल से। अब्दुल कवी साहब, कितनी बड़ी नाकामी है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि 4 दिन पहले लखनऊ कोर्ट में सरेंडर कर दिया उसने। पूछिए एलआई क्यों कर रही थी, पूछिए एसआईटी क्या कर रही थी, पूछिए हमारे लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी साहब, प्रशांत साहब क्या कर रहे थे। कितना बड़ा फ्लॉ है हमारी गवर्नेंस ये रिजवान भाई, सवाल में राकेश त्रिपाठी जी से भी पूछूंगा। एक टिप्पणी मैं चाहूंगा ब्रेक लेने से पहले विक्रम जी से भी ले लूं। विक्रम सिंह जी, ये सही है ना अतीक का गिड़गिड़ाना? और अगर हम बता रहे हैं तो किसी को दिक्कत क्यों हो रही कि अतीक गिड़गिड़ा रहा है, परिवार की बात कर रहा है? उसका गिड़गिड़ाना बिल्कुल स्वाभाविक है और नैसर्गिक है राकेश जी। इसमें जिनको आपत्ति हो रही है वो अपने अंदर अंतर मंथन करें और उसके बचाव और भागने के रास्ते बताने वाले, उनको शर्म आनी चाहिए कि नियम और कानून के अनुसार यहाँ कौन सी गैर कानूनी काम हो रहा है। न्यायालय के आदेश पे अगर साबरमती से प्रयागराज लाए जा रहे हैं, कोर्ट पे पेश हो रहे, इसमें क्या चीज गैर कानूनी है? लेकिन बचाव के राख से बताने वालों की बलिहारी। सैटेलाइट देख रही है, सैटेलाइट इमेजिंग और एयर सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने तब क्यों नहीं इस्तेमाल किया जब राजू पाल की हत्या हुई थी? तब आपने गूगल से क्यों नहीं पूछा और सैटेलाइट इमेजरी का किस लाभ क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल। अब पर उपदेश कुशल बहुतेरे, अब बहुत अर्थ। ठीक है विक्रम जी, एक ब्रेक लेना होगा। मैं चाहूंगा आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि ये डिबेट आगे जारी रहेगी। हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं और सवाल तो ये पूछेंगे। आसिफ सोहेल, मैं आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद, और सवाल तो ये होगा कि परिवार भागा भागा फिर रहा है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का है भाई? जल्द वापस लौट, एक क्विक अपडेट आपसे, कितनी दूरी और? राकेश, आपको बता दूं कि घुरपुर की लोकल पुलिस जो है वो अभी इस कॉन्वॉय के साथ थी और अब हम गोहनिया एंटर कर चुके हैं। यहाँ से अगर मैं नैनी तक की बात करूं तो मात्र अब देखिए 27 मिनट का रास्ता जो है वो दिखा रहा है। अब बात यह है कि 5:30 बजे का वक्त जो है वो हो चला है। अगर 5 बजे के पहले पहुंचते तो शायद ये बात सामने आ रही थी कि उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन अभी भी जो है नैनी पहुंचने में जो है वो 27 मिनट लगेंगे। तो जाहिर सी बात है पहले वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा कि आखिरकार अतीक को आज रखा कहां जा रहा है, क्योंकि पुलिस लाइन की अगर बात करें तो अभी भी 40 मिनट दिखा रहे हैं कि पुलिस लाइन पहुंचने में लगेगा। तो क्या नैनी जेल में उसे रखा जाएगा या फिर पुलिस लाइन लेके जाएंगे? मेरे पीछे आप काफिले को देख सकते हैं। गोहनिया जैसे ही शुरुआत हुई उसकी, तो गोहनिया की लोकल पुलिस जो है वो कॉन्वॉय के साथ जुड़ गई और घुरपुर की पुलिस जो है वो वहीं रुक गई। आगे डंडूपुर आएगा, वहां लोकल पुलिस जो है इस कॉन्वॉय के साथ जुड़ जाएगी और ऐसे करते हुए। ठीक है श्वेता, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा लौटकर। तस्वीरें आप दिखा रही हैं लगातार। आशुतोष, एक क्विक अपडेट आपसे भी। गोहनिया इस वक्त मौजूद है, प्रयागराज पुलिस का काफिला वहां से कितना दूर, क्योंकि आप प्रयागराज और उसके आसपास आपने काफी लंबा काम किया है और आगे तैयारी किया है प्रयागराज पुलिस की? देखिए बिल्कुल लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त और है जब अतीक अहमद को यहाँ के प्रयागराज के नैनी जेल में लाया जाएगा। और इसके लिए देखिए अब जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पुलिस का सख्त पहरा है। पुलिस का पहरा न सिर्फ जेल के अंदर है बल्कि जेल के बाहर भी उसी तरीके का जो सख्त पहरा है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही देखिए बैरिकेटिंग्स के लिए ये कुछ जो मोटे मोटे रस्से हैं वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। यानी जब अतीक अहमद यहाँ पर पहुंचेगा तो इसी रस्से के जरिए जो बैरिकेड्स कर दिया गया है ताकि कोई निश्चित दूरी के बाद, निश्चित सीमा के बाद आगे न बढ़ पाए। कहा यही जा रहा है कि जो आज की रात है वो अतीक अहमद के साथ साथ जो उसका भाई अशरफ है उसकी यहीं पर गुजरेगी और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। ठीक है, और बीते कुछ समय में ये दूसरी बार होने जा रहा है आशुतोष, दूसरी बार होने जा रहा है कि बाप, बेटा और चाचा, यानी अतीक का जो बेटा है उसके चाचा यानी अतीक का जो भाई है वो एक साथ एक जेल में होंगे। ये दूसरी बार होने जा रहा है। विनोद, पिछले 15-16 दिन में ये दूसरा सफर अतीक अहमद का प्रयागराज की ओर, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। परिवार पर शिकंजा पहले से ज्यादा कहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये 17 दिन पहले जो है
यहाँ पहुंचा था अतीक और दोबारा उसको 17 दिन बाद यहाँ पे दोबारा से लाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें बदल गई हैं। अब वो एक सजायाफ्ता अपराधी है, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो आया था तब वो एक आरोपी था, लेकिन अब उसको वो जो है एक सजायाफ्ता कैदी है वो, और इसीलिए उसको लाया गया है। उसी उमेश पाल के मर्डर केस में उससे पूछताछ करनी है। दरअसल अतीक डरा इसलिए भी है कि उसको लगता है कि अब जब पुलिस यहाँ पे ले आई है तो ये इतनी जल्दी वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि पुलिस की तैयारी है कि इसे रिमांड पर लिया जाए। कम से कम 10 दिन की रिमांड पुलिस जरूर रखना चाहेगी, ताकि इस दौरान उससे पूछताछ कर उसके गुनाहों का हिसाब किया जा सके। अतीक भले ये कह रहा हो कि वो उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं है, जेल से बात नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो पुलिस के पास एविडेंसेस है वो बहुत पुख्ता है। उस पुख्ता एविडेंसेस के बिहाफ पर पुलिस कोर्ट में ये साबित करेगी कि अतीक कैसे जेल में रहकर कॉन्स्पिरेसी चलिए विनोद, मैं दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। अब मैं एक बार फिर से डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आसिफ सुहेल परिवार की बात कर रहा है, परिवार पर क्या आरोप है? चाहे बीबी शाइस्ता की मैं बात करूं, बेटा असद की, 2 नाबालिग बेटों की, बेटा अली की, अशरफ की पत्नी की, बहन आयशा की, जिसके घर गुड्डू मुस्लिम जाकर रुका था, जो तस्वीरें सामने आई थी। पूरा परिवार गुनाहों की दलदल में फंसा है और अब शिकंजा कहीं ज्यादा। तो तारीफ करेंगे आप सरकार किसके लिए? देखिए, जुर्म की कोई जगह नहीं है, चाहे वो अतीक करने दो या राघवेंद्र यादव हो या कई दीप्ति बायल हो, जिसके नाम पर 5-5 लाख का इनाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखी है। ऐसे कई माफिया है। ये एक तो मरावा माफिया है मेरी नज़र में, उसको जो सो कोर्ट अपना फैसला करेगी। अगर ये बराबर जहां जहां भी ये जो जुर्म में इन्वॉल्व था उसको बराबर सजा मिलना चाहिए, पर कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं चाहिए। पर जो दूसरे माफिया आज उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट अभी कम नहीं हुआ है, ये तो पुराने माफिया थे। अब जो प्रेजेंट जो माफिया है, जो लोग भागे हैं, जिसके नाम पे गोरखपुर से भी जो लोग हैं उसके नाम पे भी 5 लाख का इनाम रखा गया, उसे क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? तो चाहे गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि सबको एक ही नजर से देखे। देखिए, जहां पर बुलडोजर की पॉलिटिक्स किया जाती है तो सभी का वैसी करना चाहिए। क्राइम होता है, चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, उसका कोई देखना नहीं चाहिए। क्राइम होता है, ये कह तो रहे हैं, लेकिन अतीक अहमद पर सवाल पूछा जाता है तो आप इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा का शक जताने लगते हैं। देखिए, मैं कोई अतीक अहमद को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैंने बताया जुर्म की जगह इस मुल्क में नहीं है। आप खुलकर कहिए, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिल जाना चाहिए। अरे ऐसे कई बहुत, देखिए, ऐसे कई माफियाओं को मिलाना चाहिए, एक अतीक अहमद को नहीं बोल रहा हूं मैं। क्यों एक मरे हुए आदमी को इतना बड़ा हीरो बनाकर जो सो दूसरे माफिया को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अभी किसी काबिल दोस्त ने कहा है कि कुर्तों में पेवन लगे। भाजपा के 80 से 90 विधायक के ऊपर सीरियस केसेस है। देखिए, मेरी बात तो खत्म करने दीजिए आप पहले। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं, जुर्म की जगह इस मुल्क में नहीं है। हम अमन शांति से रहना चाहिए। यहाँ पर स्टेट को चाहिए कि क्राइम को कंट्रोल करे, सबको बराबर तरीके से देखा जाए, एक ही नजर से ना, बल्कि एक आंख से। आसिफ भाई, रिजवान भाई आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात कह दूं सर, कोई अतीक अहमद को हीरो नहीं बना रहा है। उसकी तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं, और यह दिखाना इसलिए जरूरी है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के आगे उसे घुटना टेकना पड़ता है, और उसका हश्र यही होता है जो अतीक अहमद का हुआ। इसलिए यह तस्वीर दिखानी जरूरी है। इसलिए वो किस तरीके से डर रहा है, किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, यह दिखाना जरूरी है। रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए। राकेश भाई, एक बात समझ में नहीं आती। मुख्यमंत्री होने दो। हाँ, हो गया, 1 मिनट हो गया। राकेश भाई, एक बात समझ में नहीं आती, जब कभी लिंचिंग की बात होती है, जो अपने आप में बुरी चीज है कि कोई अगर मुसलमान को लिंच करता है, तब अगर भाई लोगों से बात करो तो ये किसी उस हिंदू का जिक्र नहीं करते जिसकी लिंचिंग मुसलमानों ने की हो। तब क्यों नहीं करते? तब सारी लिंचिंग एक जैसी नजर क्यों नहीं आती? जैसे आज सारे माफिया एक नजर आ रहे हैं, इसका नाम भी ले रहे हो, उसका नाम भी ले रहे हो। लिंचिंग के टाइम पर क्यों ये काम नहीं करते हो? पहली बात। दूसरी बात, कल बिजनौर में 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा मारा गया है कल। अब आदित्य राणा तो मुसलमान नहीं हुआ ना, कल मारा गया है। यही अगर अयूब होता तो आप सीना पीट रहे होते, लेकिन आदित्य राणा के मरने के बाद कोई भी राणा समाज का आदमी कम से कम डिबेट में आके अपना सीना नहीं पीटेगा। और तीसरी बात, आदित्य राणा को मैं मानता हूं मिट्टी में मिला है, विक्रम
सिंह साहब बिल्कुल साफ बता देंगे कि पुलिस की भाषा में मिट्टी में मिलाना किसको बोलते हैं। अतीक के साथ जो हो रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इंतजार है कि इनके कुछ लोग मिट्टी में मिलें, अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विक्रम जी जो बात रिजवान भाई कह रहे हैं और उसमें एक बात परिवार भागा फिर रहा है, तो ये माने ना कि कानून का राज है। अगर वो परिवार जो गुनाहों के दलदल में धंसा है अतीक के साथ, तो रिजवान साहब की सब इज्जत करते हैं और वो जो बात कहते हैं वो देश प्रेम की, समाज के भले के लिए कहते हैं और सब उनसे सहमत है। मैं भी उनकी बात से 100% नहीं 200% सहमत हूं। मिट्टी का मिलाने का मतलब है वो उनका गिरोह, उनकी नाजायज संपत्ति, उनके नाजायज गिरोह को बिल्कुल मटिया मेट कर देना। और अगर मटिया मेट हो रहा है, रिजवान साहब ताली बजा रहे हैं, राष्ट्र ताली बजा रहा है, और जो ताली नहीं बजा रहे हैं भागने के रास्ते बता रहे हैं और कह रहे हैं कानून के हिसाब से होना चाहिए। कानून के हिसाब से ही तो सब कुछ हो रहा है, और अगर कानून के हिसाब से ना होता राकेश जी, अब तक चोटी के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार करते, जैसे बुलडोजर के केस में गए थे, वहां मुंह की खा के वापस आ गए। ये माना जा रहा है। आज अगर इस प्रक्रिया के बारे में 5 स्टेट्स में मांग हो रही है, इंग्लैंड और कनाडा में मांग हो रही है, तो जरूर कोई मेरिट होगी राकेश जी। और इस गिरोह को कोई भी क्रियाशील होने का कोई औचित्य नहीं है। जो डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा उसके ऊपर और फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों को, आपराधिक तत्वों को एक सभ्य समाज में रहने का कोई औचित्य नहीं। जेल की सलाख के पीछे अभी एक भाग जेल के सलाख के पीछे है, बाकी जो भाग बाहर है उसको भी फौरन से पेशतर अलग अलग देशों में, देश के अलग अलग जेलों में हाई सिक्योरिटी डबल लॉक में रखना चाहिए। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, एक सवाल, अतीक अहमद को मटियामेट किया जा रहा है, उसके काले साम्राज्य को खत्म किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, उसका डर हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो उमेश का परिवार भी पूछ रहा है कि 48-49 दिन हो गए साहब, कहां है उसके कातिल? मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि शूटर्स चाहे पाताल में छूट जाए या किसी देश की सीमा को बाहर छोड़ के चले जाए, हर शूटर को पकड़ करके उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। हाँ, थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन आप विश्वास करिए कोई बचने वाला नहीं है। और जो जड़ है, जब तक जड़ नहीं उखाड़ेंगे ना, तो इस तरह की टहनियां, इस तरह की पत्तियां लगती रहेंगी। आर्थिक साम्राज्य इतना बड़ा अतीक अहमद का रहा है ना, 1200 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर रहा है। ये 1,50,000 रुपए में इस प्रकार के शूटर्स लगातार पैदा करता रहेगा। ये शूटर्स रक्त बीज राक्षस की तरह रोज जन्म लेते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि जड़ से उखाड़ दिया जाए और जड़ में मट्ठा डाल दिया जाए। ये जड़ में मट्ठा डालने का काम आज योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है, और इसी कारण से आज अतीक अहमद को अपने परिवार की याद आ रही है। ये उन परिवारों को कभी याद नहीं करता था जिन परिवारों को इसने कितना कष्ट पहुंचाया है। उमेश पाल के परिवार के बारे में क्या विचार कर पा रहे हैं? जिनके परिवार के लोगों को तुमने जिंदगी छीन ली, जिनके परिवार के बिजनेस तबाह कर दिए, तुम्हारे डर के साये में घुट घुट कर जीने को मजबूर हुए हैं। आज अतीक अहमद के चेहरे पर ये मायूसी देख करके, ये डर देख करके उन परिवारों को संतुष्टि मिलती होगी। लेकिन मेरे कुछ काबिल मित्र हैं जो अलग अलग राजनीतिक दल में हैं, उन्हें जरूर परेशानी होती है। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी परेशानियों का इलाज किसी और ढंग से ढूंढिए। आज ये बात तो कम से कम हो गई है कि एग्रेसिवली जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसके कारण सपा बसपा आज अतीक का खुलकर बचाव नहीं कर पा रही है। किंतु परंतु कह करके, तरह तरह के उदाहरण दे करके कि उन पर क्यों नहीं किया, इन पर क्यों नहीं किया, लेकिन कम से कम आज इस एग्रेसिव कार्रवाई के बाद ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये कह दे कि अतीक तो रहनुमा है, अतीक का जुल्म हो रहा है, ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हम मानते हैं ये बदले हुए जो जनमत है, जिस प्रकार का आज ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी धन्यवाद करूंगा। आपने कहा कि कातिल पकड़े जाएंगे, जड़ काटी जा रही है, मट्ठा डाल लेंगे। सर खूब मट्ठा डालिए, लेकिन उमेश पाल का परिवार कुछ कह रहा है और कातिल पकड़े जाएं बहुत ज्यादा वो इंतजार कर रहे हैं। सर उन्होंने उमेश पाल को खोया है, उनकी मां, उनकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं और वो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। और जब गुनाहों का हिसाब होगा तभी उन्हें संतोष मिलेगा, तभी सुकून मिलेगा। 10 सेकंड ठीक रिजवान भाई, जल्दी से 10 सेकंड से मैं अतुल जी का राकेश जी, हम उमेश पाल जी के परिवार के भावनाओं की राकेश भाई एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट रिजवान भाई, विक्रम सिंह साहब मेरी बात समझेंगे। राकेश भाई विक्रम सिंह साहब चरण स्पर्श मेरी बात समझेंगे कि अब्दुल कवी का पकड़ा जाना और सरेंडर करना इस पूरी लड़ाई में मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जब 4 दिन पहले मुझे पता चला कि उसने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
अतुल सक्सेना जी, एक सीधा सा सवाल और मैं बहुत सीधा सा जवाब चाहूंगा सर। अतीक और उसके परिवार के साथ आप लोगों की कोई सहानुभूति है अभी भी? मैं आता हूं अतुल जी, एक बड़ी खबर आ रही है, माफिया अतीक के खिलाफ ईडी का भी एक्शन शुरू हो चुका है। अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई है। यूपी में इस वक्त करीब 15 जगहों पर ईडी रेड कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी जिस बात का जिक्र राकेश त्रिपाठी कर रहे थे कि जड़ में मट्ठा डालना है, तो क्या उस मट्ठा डालने की ये शुरुआत है? अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, क्या पूरी जानकारी ईडी की इस रेड को लेकर? ये बहुत बड़ी खबर है राकेश, आपको बताऊं कि 15 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इसमें छापेमारी हुई है। जो नाम है वो नाम टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने आ चुके हैं, उसकी कॉपी दिखा भी रहे हैं जो कागजात मिले हैं। लेकिन सबसे अहम इसमें राकेश क्या है, इसमें अहम यह है कि 75 लाख की इंडियन करेंसी इसमें बरामद हुई है। उसके अलावा फॉरेन करेंसी बरामद हुई है। 200 से ज्यादा बैंक अकाउंट की जानकारी इसी रेड के दौरान एजेंसीज को हासिल हुई है। 50 शेल एंटिटीज, यानी 50 शेल कंपनियां जिनके द्वारा पूरा हवाला का कारोबार होता था, उन कंपनीज की जानकारी भी इसी रेड के दौरान सामने आई है, जो कि 75 अलग अलग जगहों पर की गई है। उसके अलावा 100 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज के कागजात सामने हैं, जिनमें से कि एक प्रॉपर्टी कागजात हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें अतीक अहमद की फोटो भी लगाई हुई देखेंगे, और ये बैनामा है। ये बैनामा की कॉपी दिखाई दे रही है, जिसकी अनुमानित जो कीमत है वो 29 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत है सिर्फ इस प्रॉपर्टी की। और ऐसी 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के कागजात मिले हैं राकेश, जिसमें कि अतीक अहमद की जो बेनामी संपत्ति है, उनके अलग अलग करीबियों के नाम पर जो संपत्ति है, उनकी पूरी लिस्ट डाउन की गई है। उसके अलावा 50 करोड़ से ज्यादा के हवाला के द्वारा का जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन की पूरी ट्रेल एजेंसीज को इसमें हासिल हुई है। उसके अलावा प्रॉपर्टी की जो जिन प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया गया था, जिन प्रॉपर्टीज पर धमकी देकर के जिनको हथियाया गया था, उन सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल एजेंसीज को इन्हीं छापेमारी के दौरान की गई है। और जो करीबी थे अतीक के, जिसमें कि उसका खालिद जफर जो कि उनका रिश्तेदार है, उसके अलावा सौलत हनीफ खान जो कि उनका एसोसिएट है, वदूद अहमद, मोहसिन उनका सीए, ये तमाम लोगों को गिरफ्तार, इन तमाम लोगों के यहां पर रेड की गई और वहीं से पूरी ये ट्रेल जो है, मनी ट्रेल जो है, वो बरामद हुई है। हमारे साथ मनीष यादव लगातार बने। मनीष, और क्या जानकारी हमारे पास फिलहाल सामने है एजेंसीज की कार्रवाई को लेकर के? शुरू करेगा तो आ जाएंगे हम लाइव। मनीष, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बताइए जरा कि अतीक अहमद के करीबियों पर लगभग 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी है। बताया यह जा रहा है कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन की सारी चीजें सामने आई हैं, अवैध संपत्ति की चीजें सामने आई हैं, 100 से ज्यादा जो शेल कंपनीज हैं उनका जिक्र भी है। गाली सुने कोई दिक्कत। देखिए, बिल्कुल अनंत, खालिद जफर जो उनका वकील है, जिसे उम्र कैद की सजा हुई है उमेश पाल अपहरण कांड में, सौलत हनीफ, इसके अलावा सीए आसिफ जाफरी, सीताराम शुक्ला, रियल एस्टेट डेवलपर संजीव अग्रवाल, ऐसे कुछ लोग शामिल हैं जो अतीक अहमद को आर्थिक रूप से मदद किया करते थे। जो आर्थिक रूप से कारोबार अतीक अहमद का चल रहा था, उसमें इनकी बहुत मजबूत और बड़ी भागीदारी थी। इनके खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया, आईटी टीम भी इस दौरान मौजूद रही। 75 लाख रुपए देशी और विदेशी मुद्रा बरामद हुए। इनके पास से 200 बैंक खातों की डिटेल बरामद की गई है और साथ ही इसके अलावा 50 सेल संस्थाओं को भी जब्त किया गया है। 50 करोड़ रुपए से अधिक के ज्यादा लेन देन का भी पता लगाया है। तो बहुत अहम जानकारियां मिली हैं। 100 से ज्यादा ऐसी डीड मिली हैं जो इशारा करती हैं कि अतीक अहमद कैसे अवैध जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ था, कैसे जबरन डीड बनवाई जाती थी। तो ये अहम जानकारी ईडी की टीम को, इनके जो रेड पड़ी है, इनके यहां पर वहां से दस्तावेज बरामद हुए, साथ ही जानकारी हासिल हुई। अब इसके हिसाब से ईडी आगे का एक्शन लेगी, क्योंकि ये सारे लोग मनीष ने किया, जो ईडी ने जब्त किया, ईडी ने उस कैश को शोकेस भी कर दिया, उसकी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि गरीब जो किसान हैं उनको डराकर, धमकाकर, बाहुबल के आधार पर उनकी जमीन को सस्ते दामों पर खरीदा गया। मनीष, ये कहा जा रहा है कि इसमें फिरौती की रकम भी शामिल है।
देखिए बिल्कुल जबरन जो वसूली की जाती थी, दरअसल अतीक अहमद का रंगदारी का कारोबार था। जो लोग कारोबार किया करते थे उन्हें अतीक अहमद शेल्टर दिया करता था। जो खुलासा हुआ है, जो अतीक अहमद के रिलेटिव है जीशान, जिसने मुकदमा दर्ज अतीक अहमद उसके बेटे पर दर्ज कराया है, उसने बताया है कि अतीक अहमद रंगदारी का कारोबार करता था, सबसे पहले शेल्टर दिया करता था, उसमें 50% मुनाफे की रकम अतीक अहमद को सीधे चली जाती थी। अतीक अहमद इतने तक सीमित नहीं रहता था, अतीक अहमद इससे ज्यादा डिमांड करता था कि 75% हिस्सा मेरे पास आना चाहिए, 25% के मालिक तुम हो। तो जो लोग अपने मालिकाना हक में कारोबार को शुरू किया करते थे, दरअसल उस अपने कारोबार में नौकर बनकर रह जाते थे 25% के, क्योंकि 75% अतीक अहमद हथिया लिया करता था। जमीनों पर कब्जे करवाया करता था जबरन। जिसने किसान की जमीन देखी, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, अतीक अहमद उसमें दखल देना शुरू कर देता था। अतीक अहमद मुनाफे का ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ लेता था और साथ ही शेल्टर प्रशासन के जरिए अपने गुंडों के जरिए, ताकि कोई ये बड़ी खबर और तस्वीर भी दिखाई गई। जो रकम की बरामदगी हुई है उसे भी शोकेस कर दिया ईडी की टीम ने। विनोद, आपके पास क्या जानकारी इस पूरी रेड को लेकर? 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। देखिए बिल्कुल आज सुबह करीब 11 बजे रेड शुरू हुई थी और सिर्फ प्रयागराज में ही जो है वो 15 ठिकानों पे जो अतीक के एसोसिएट्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ ये ईडी की रेड्स हुई हैं। अभी जो जिसका जिक्र कर रहे थे मनीष और अनंत बता रहे थे, ये जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ये अभी शुरुआती दौर पे है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज से जुड़े हुए मामले हैं, लेकिन अतीक का जो साम्राज्य था वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित नहीं था। ये एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक नमूना है। अभी बहुत कुछ सामने आना है। ईडी जब इन बाकी डॉक्यूमेंट्स को खंगालेगी, जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, तो बहुत सारी और हैरान करने वाली जानकारियां भी मिलने वाली है। और कहा यह जा रहा कि हमने ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे आपके पास में दोबारा नहीं आ पाया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर, इस बड़ी चर्चा में। लेकिन लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हर अपडेट पर सबसे पहले जानकारी हम आपको देंगे। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए।